Hello students, in today's video we are going to study a very simple topic, that is magnetism and Gauss law. Students, in electrostatics, पहले एक काम करते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं और ये देखेंगे कि दोनों में क्या कंपैरिजन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की साइड जाता है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो द फील्ड इज टूवर्ड्स द चार्ज, इनवर्ड्स. See this diagram. If you have a square box and you have a positive charge enclosed inside the square box, then from all the surfaces you can see the magnetic field is going outwards. So ये देखो, अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है और उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर हमने कोई चार्ज को रखा हुआ है तो हम जानते हैं कि इस क्लोज्ड सरफेस में से थ्रू आउट बाहर के साइड मैग्नेटिक फील्ड निकलता रहता है. लेकिन ये सिचुएशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड होता है. लेकिन सेम सिचुएशन मैग्नेटिज्म में नहीं होता है. मैग्नेटिज्म में हम जानते हैं कि सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है. अगर ये हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, बार मैग्नेट का साउथ पोल है, तो आप जानते हैं कि बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ पोल के अंदर एंटर होता है, और मैग्नेट के अंदर फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है. तो बार मैग्नेट में ये फील्ड जो है वो क्लोज्ड लूप बनाता है. इसकी वजह से क्या होता है, देखो ये सरफेस में और ये सरफेस में थोड़ा सा फर्क है. ये जो सरफेस है इसमें से जो फील्ड लाइंस मैंने बनाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो हमेशा बाहर की साइड होता है. लेकिन ये वाला जो सरफेस है इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया है. ये इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक साइड से एंटर होता है और दूसरी साइड से बाहर निकलता है. तो जितना मैग्नेटिक फील्ड एंटर होता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है. इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, नेट फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है. व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू यूनिट सरफेस एरिया. So here net flux becomes zero. Remember once again, flux is the magnetic field line through unit surface area. So अगर यहाँ पर यूनिट सरफेस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड E होता है तो अगर टोटल सरफेस एरिया डेल्टा एस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, E डेल्टा एस. और ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला. फ्लक्स वी डिनोट एज डेल्टा फाई. Electric flux we will denote as delta phi E. We will write a small e to denote electric flux. Similarly here we will write B to denote magnetic flux. And I will write delta B to indicate that it is a small flux and we have a small area delta B. तो जिस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जितना एंटर होता है उतना ही बाहर निकलता है, तो नेट फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो गया. फ्लक्स का डेफिनेशन इधर भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, और यू कैन से द फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया. अब बच्चों देखो, पर यूनिट एरिया अगर मैग्नेटिक फील्ड हम बी लेते हैं तो टोटल एरिया अगर डेल्टा एस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी इंटू डेल्टा एस. सो दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. नाउ वी नो दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म इज जीरो. सो दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द गॉस लॉ. लेट अस नाउ कंपेयर गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. अभी तक मैंने मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आई हैव ऑलरेडी गिवन द आइडिया. लेट्स गो अहेड. सी द कंपैरिजन हियर स्टूडेंट्स. वी आर हैविंग अ closed surface here also and we are having a closed surface here also. In this closed surface we are having a positive charge. Here of course we don't have charge because in magnetism we don't have a single pole, जिसको हम मोनोपोल बोलते हैं. ऐसा कोई सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम जानते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट डेल्टा एस. उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा B डॉट डेल्टा एस. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम E लेते हैं तो मैग्नेटिज्म में हम B लेते हैं. तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया. बस फर्क कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
जो टोटल फ्लक्स होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड व्हाट इज क्यू? तो यू नो दैट क्यू इज द enclosed charge. But in magnetism, total flux is zero. Why? Because the number of field lines entering the surface is equal to the number of field lines going out. अब ये जानते हैं कि अगर फील्ड सरफेस के अंदर एंटर होती है तो हम उसको फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं, और जब फील्ड बाहर निकलती है तो हम फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं. तो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, इसलिए नेट फ्लक्स क्या हो गया? ज़ीरो. तो मैग्नेटिज्म में हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट था. उसी तरह से मैग्नेटिज्म में हम लिखेंगे बी डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज द नेट फ्लक्स इज जीरो. सो दिस इज आवर गॉस लॉ. सो नाउ इन मैग्नेटिज्म वी कैन गिव द स्टेटमेंट फॉर गॉस लॉ एज द नेट flux through any closed surface is zero. That is the Gauss law for magnetism. Very simple, isn't it? Students, now let us study about Earth's magnetism. We know that Earth has a magnetic field of its own. The strength of this magnetic field varies from place to place on the Earth's surface. The value of this magnetic field is 10 raised to minus 5 Tesla. We don't know why the Earth has this magnetic field. Initially, it was believed that there is a huge bar magnet placed deep inside the Earth along the axis of rotation. But this idea is not correct. There is one more theory to explain the Earth's magnetic field. This theory is known as the dynamo effect. Actually, deep inside the Earth, there are metallic fluids. These metallic fluids are made up of iron and nickel. They are in constant motion, convective motion. Due to this convective motion, electric currents are produced. And you know that whenever there are electric currents, there are magnetic fields. So these electric currents produced due to the convective motion of metallic fluids like iron and nickel gives rise to the magnetic field around the Earth. The magnetic field lines of the Earth look very much like the magnetic field lines of a bar magnet, also called as a magnetic dipole. We can assume that the magnetic dipole is placed at the center of the Earth. But the axis of this magnetic dipole does not coincide with the axis of rotation of the Earth. In fact, the axis of the dipole is tilted by about 11.3 degrees. It means that there is an angle of 11.3 degrees between the axis of the dipole and the axis of rotation of the Earth. The north magnetic pole is 79.74 degrees north latitude and 71.8 degrees west, somewhere near Canada. ये उसका जोग्राफिक लोकेशन है. किसका? तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का. In the same way, magnetic south pole is 79.74 degrees south and 108.22 degrees east in Antarctica. बच्चों, हमारे अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास मैग्नेट का जो पोल होता है उसे हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहते हैं. उसी तरह से अर्थ के जोग्राफिक साउथ पोल के पास जो पोल होता है मैग्नेट का उसे हम मैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं. सो इस तरह से हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को डिफाइन करते हैं. बच्चों, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को हम मैग्नेटिक नॉर्थ सीकिंग पोल ऐसा भी कहते हैं. And magnetic south pole is also called as south seeking pole. बच्चों, आप जानते हो कि किसी भी मैग्नेट की फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल में जाती है. अब यहाँ पर आप देखो तो अर्थ का नॉर्थ पोल ऊपर होता है, ये तो आप जानते हो, और साउथ पोल नीचे होता है. अब देखो एरोस को देखो, ज़रा समझो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकल रहा है? साउथ पोल से बाहर निकल रहा है और नॉर्थ पोल के अंदर जा रहा है. तो ये तो कुछ उल्टा हो रहा है, नहीं? फिर से बोलूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड शुड कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू द साउथ पोल. बट इफ यू लुक हियर, you can see the magnetic field coming out of the south pole and going into the north pole. So this is something unusual. ऐसा क्यों हो रहा है? चलो समझने की कोशिश करते हैं. बच्चों, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज बार मैग्नेट रखा है. आप ये वीडियो को ज़रा ध्यान से देखो
तो ये जो अंदर अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है, उसका जो साउथ पोल है वो ऊपर जोग्राफिक नॉर्थ पोल पे है, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो नीचे जोग्राफिक साउथ पोल पर है। तो अंदर जो इमेजिनरी बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ पोल पे है, और उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल पे है। तो अब आप समझे कि अर्थ के जोग्राफिक साउथ पोल से फील्ड लाइंस बाहर क्यों निकलती है और वो जोग्राफिक नॉर्थ पोल पे क्यों जाती है। तो बच्चों देखो, हमने अर्थ के अंदर जो एक इमेजिनरी मैग्नेट रखा है उसका जो एक्सिस है उसको हम अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन आप देखते हो वो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, और येलो कलर की जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो वो अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है। सो द अर्थ रोटेट्स अबाउट द रोटेशनल एक्सिस, दैट इज द येलो कलर डॉटेड लाइन यू आर सीइंग हियर, and the magnetism or the magnetic axis of the earth is the green line, and you can see there is a small angle between both of them. So now you can say that the magnetic north of the earth's magnet is not exactly on the geographic north. इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक एंगल बनता है, और ये एंगल की वैल्यू जैसे अभी मैंने आपको समझाया था 11.3 डिग्रीज होता है। This Earth's magnetic field is very important because it protects us from the strong solar winds coming from the sun and could harm or damage our ozone layer. स्टूडेंट्स, आगे हम नया टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। नया टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिज्म को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वी हैव टू स्टडी अबाउट 2 more टॉपिक्स, दैट इज डेक्लिनेशन एंड डीप। नाउ स्टूडेंट्स, you see this globe of earth that I have kept in front of the screen. In this globe, if you see, you have some imaginary lines like this. These lines are called as longitudes. Let me slightly zoom it so that you can see the lines very clearly. So these imaginary lines are called as longitudes, and there are like this also lines. तो ये जो lines है ये latitudes है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो longitudes है वो कैसे है और लैटिट्यूड्स कैसे है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से शुरू करके नीचे साउथ पोल तक जो लाइंस जाती है वो है लॉन्गिट्यूड्स, और ये जो हमारा इक्वेटर है वो इधर पे है, दिस इज़ द इक्वेटर। तो इक्वेटर को जो पैरेलल लाइंस होती है ये है लैटिट्यूड्स। तो ये इक्वेटर की लाइन है, उसके ऊपर आप देख सकते हो कि दूसरी एक ऐसे इक्वेटर को पैरेलल लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है। ये जो लाइंस है वो लैटिट्यूड्स है, और जो वर्टिकल लाइंस है ऐसे नॉर्थ साउथ को जॉइन करती है, दिस इज़ अ लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ साउथ, दिस इज़ ऑल्सो ए लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ साउथ। सो दिस इज़ आवर नॉर्थ पोल एंड दिस लाइन is called as the longitude. Now students, there is one interesting phenomena in this. This north pole is the axis of rotation of the earth, north to south. ये जो लाइन है यहाँ से अंदर पास होती है और दूसरी तरफ साउथ में निकलती है यहाँ से, तो वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और अर्थ जो है इस एक्सिस पर रोटेट करती है। तो ये तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि देयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ and it is joining the north and south. But there is one very interesting situation that is created here. This north pole is called as the geographic north pole, and the down other end is called as the geographic south pole. अगर मैं अर्थ को ऐसे वर्टिकली काट देता हूँ तो क्या होता है। एक छोटा सा मॉडल देखते हैं, मॉडल तो नहीं है, लेट्स सी। ये जो बॉल है उसको अगर हम अर्थ का स्फीयर कंसीडर करते हैं तो उसको समझाने के लिए अभी ये जो पॉइंट है वो हमारा नॉर्थ पोल है। तो अगर और ये जो लाइन जो है जहाँ से मैंने बॉल को काट दिया है वो लाइन हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो जब उसको काट देते हैं तो अंदर हमको एक ऐसा प्लेन मिलेगा। दिस प्लेन इज कॉल्ड एज द जोग्राफिक मेरिडियन, याद रखो। सो व्हाट इज द जोग्राफिक मेरिडियन? इट इज़ अ प्लेन which is passing through the longitude, this longitude, and also passing through the axis of rotation. That plane is called as the geographic meridian. So students, we are having these lines passing from north to south. ये लाइंस में से अगर मैं अर्थ को ऐसे काट दूँ तो मुझे उसके अंदर प्लेन मिलेगा जो
इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी पास होगा और पूरे अर्थ के 2 पार्ट्स कर देगा। तो वो जो प्लेन मिलेगा वो हो गया हमारा जोग्राफिक मेरिडियन। वैसे ही एक और मेरिडियन होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्लेस है, दिस प्लेस इज कनाडा, दिस इज कनाडा। अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नॉर्थ पोल जो है, ये वाला नॉर्थ पोल, ये जोग्राफिक नॉर्थ पोल है, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ जो है, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसको नॉर्थ पोल साउथ पोल होना चाहिए। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो यहाँ पर नहीं है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, इस जगह पर है। अभी अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो कनाडा में, ये कनाडा है, तो कनाडा में यहाँ पर कहीं पर अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस होगा वो ऐसे पास होगा। तो ये हमारा जोग्राफिक एक्सिस है, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस में से हमारा मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक पॉइंट है नॉर्थ पोल, वहाँ से हमारा मैग्नेटिक एक्सिस पास होता है। अब अगर मैं यहाँ से अगर किसी लाइन को, किसी अर्थ में से किसी प्लेन को काटता हूँ, कोई प्लेन ऑब्टेन करता हूँ, तो मुझे यहाँ से जो प्लेन मिलेगा वो मिलेगा मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर मैं ऐसे कट करता हूँ तो मुझे ऐसे एक मैग्नेटिक मेरिडियन मिलेगा। उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होता है। लेट्स सी। देखो बच्चों, ये जो है ये हमारा ट्रू नॉर्थ है। ये जो जोग्राफिक नॉर्थ होता है उसको हम ट्रू नॉर्थ बोलते हैं, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब अगर मेरे पास ऐसा कोई मैग्नेटिक नीडल है, ये नीडल है मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल कहाँ पॉइंट करेगा? तो देखो, एक्चुअली हम समझते हैं कि ये नॉर्थ पोल होगा, लेकिन ऐसे नॉर्थ पोल में पॉइंट करने की बजाय हमारा मैग्नेटिक नीडल थोड़ा सा ऐसे पॉइंट करेगा। तो उससे क्या होता है, जो ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, अर्थ के ऊपर किसी जगह पर मान लो कोई आदमी खड़ा है, कोई पॉइंट ले लो आप, अर्थ के ऊपर ये पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो ये हो गया ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आपका मैग्नेटिक नीडल जो है ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने की बजाय कहाँ पॉइंट करता है? तो आपका मैग्नेटिक नीडल जो है ऐसे पॉइंट करता है। तो आपका मैग्नेटिक नीडल क्या करता है? ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने की बजाय इस तरफ पॉइंट करता है, यानी कि आपको एक एंगल मिलता है। तो ये एक एंगल मिल रहा है आपको। तो दिस इज द एंगल दैट यू गेट। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। So what is angle of declination? It is the angle made by a magnetic needle with the direction of true north. That is called as the angle of declination. ग्लोब के ऊपर हम इंडिया में 2 सिटीज़ मुंबई और दिल्ली, इनकी पोजीशन को समझते हैं। तो ये जो मैंने डॉट बनाया है इधर पे, ये जो डॉट है वो मुंबई को डिनोट करता है, और ये जो डॉट है वो दिल्ली को डिनोट करता है। अब यहाँ से अगर हम फॉलो करेंगे तो देखो, नॉर्थ पोल जो है एग्जैक्टली यहाँ पर सामने मिल रहा है आपको, है ना। तो अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम मुंबई टू द नॉर्थ पोल, सो दिस इज द वे आई विल गेट एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम मुंबई टू नॉर्थ पोल, एंड दिस इज द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम दिल्ली टू नॉर्थ पोल। और वो लाइन कैसी होगी बच्चों? तो वो हमारा ट्रू नॉर्थ होगा, क्योंकि हमने जोग्राफिक नॉर्थ पोल के साथ उस लाइन को बनाया है। सो दैट लाइन विल बी आवर ट्रू नॉर्थ। लेट मी ड्रॉ द ट्रू नॉर्थ। तो बच्चों देखो, मैंने मुंबई से एक ट्रू नॉर्थ को ज्वाइन करने वाला एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन भी हो सकता है। अगर मैं इसमें से एक प्लेन को पास करता हूँ तो वो प्लेन जो अर्थ को काटेगा वो प्लेन जोग्राफिक मेरिडियन होगा, और ये लाइन जो है वो ट्रू नॉर्थ है। और अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड है, उसके ईस्ट में है। ये लेफ्ट साइड में जो है वो ईस्ट कंसिडर करेंगे, राइट साइड में वेस्ट करेंगे। तो ये जो हमारा जोग्राफिक नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक नीडल को रखता हूँ तो नीडल कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? अगर मैं मुंबई में ये मेरा मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ तो वो कहाँ पॉइंट करेगा? जहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ होगा उधर ही। ये लाइन तो हमारा जो है, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया है वो तो सिर्फ जोग्राफिक नॉर्थ को इंडिकेट करता है। सवाल ये है कि मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ आएगा? तो मैंने आपको अभी बताया था कि मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो कनाडा में कहीं पर है। तो चलो देखते हैं कनाडा किधर है। ये रहा हमारा कनाडा, दिस पॉइंट इज कनाडा एंड दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ। चलो इसको भी मैं ज्वाइन कर दूँ हमारे मुंबई के साथ, तो क्या मिलता है देखते हैं।
तो ये जो दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की है वो मेरी मैग्नेटिक नॉर्थ को इंडिकेट करने वाली लाइन है। तो मुंबई से जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो हम पहुँचते हैं कनाडा पर, यहाँ पर ये रहा हमारा कनाडा। तो इधर पे हमको हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ मिलता है और ये हमारा ट्रू नॉर्थ है। अब देखो बच्चों, मुंबई से ये जो डिक्लिनेशन मिल रहा है हमको, वो एंगल कितना छोटा मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी मैग्नेटिक नीडल को रखता हूँ तो क्या होगा, यानी कि मैंने अगर मैग्नेटिक नीडल को मुंबई पर रखा है तो वो बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। कितना डिफ्लेक्ट होगा, तो 0.41 डिग्री, पूरा 1 डिग्री भी नहीं, इट डिफ्लेक्ट्स बाय 0.41 डिग्री। अच्छा, दिल्ली में अगर मैं रखता हूँ तो ये मेरा दिल्ली है, यहाँ पर ये दिल्ली है, आप देख सकते हो मैंने डी लिखा है, ये जो पॉइंट है वो दिल्ली है। तो दिल्ली पर अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को रखता हूँ, दिस इज़ द मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड ऑन दिल्ली, सो इट विल पॉइंट टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और ऐसे आगे जाएंगे तो हमको यहाँ पीछे जो है वो कनाडा मिलेगा। तो दिल्ली से भी बहुत छोटा एंगल बनेगा, और दिल्ली से जो एंगल मिलता है वो मिलता है 0.51 डिग्रीज वेस्ट। दिल्ली वेस्ट में आ गया और मुंबई ईस्ट में आ गया। तो दिल्ली से हमारा जो नीडल है वो थोड़ा राइट में पॉइंट करेगा 0.51 डिग्रीज वेस्ट, और मुंबई से 0.41 डिग्रीज ईस्ट। तो ये जो एंगल मिलता है हमको, ये एंगल हो गया हमारा मुंबई से मिलने वाला मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एज डेक्लिनेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी आप ये बात समझ सकते हो कि अगर ये लाइन जो है वो ट्रू नॉर्थ का लाइन डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो कोई नीडल अगर मैं प्लेस करता हूँ किसी पॉइंट पर तो वो ट्रू नॉर्थ को फेस करने की बजाय मैग्नेटिक नॉर्थ को फेस करता है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, तो ऑब्वियसली पीछे मैग्नेटिक साउथ होगा। तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल हो गया एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, या उसको सिर्फ DECLINATION, उसको सिर्फ डेक्लिनेशन बोलो तो भी चलेगा। सो दैट इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, रिमेंबर देयर आर टू थिंग्स पॉसिबल। अगर ये पेन फॉर एग्जांपल देखो आप, मैंने उसको ऐसे पकड़ा है तो उसका एक्सिस जो है ऊपर से नीचे पास होता है, तो ये पेन ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब घूमता है तो हमको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मिलता है। दूसरा भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इसको ऐसे साइड से पकड़ता हूँ तो हमारा पेन जो है ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है। तो जब कोई नीडल ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है, ये नीडल जो है जब वो ऐसे घूमेगा तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन मिला, लेकिन अगर मैं उसको ऐसे साइड से पकड़ता हूँ या ऐसे पकड़ता हूँ, ये नीडल को ऐसे साइड से अगर मैं होल्ड करता हूँ तो नीडल जो है ऐसे नीचे या ऊपर भी जा सकता है। तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा एंगल ऑफ डिप। अब ये कब होता है और कैसे होता है, तो फिर से एक बार आप ये ग्लोब देखो, तो ग्लोब में ये हमारा नॉर्थ पोल है। अब बच्चों आप इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर मैंने ये नीडल को रखा है तो वो नॉर्थ पोल को फेस करता है। अब ये नॉर्थ पोल जो है हमारा जो कनाडा में हमको मिलता है, आप जानते हो, तो यहाँ पर कहीं पर हमारा कनाडा है। ये रहा हमारा कनाडा इधर पे ऊपर, ठीक है। तो हमारा नीडल जो है वो कनाडा को पॉइंट करेगा। अब आप इमेजिन करो कि अगर कोई आदमी कनाडा में नीडल को पकड़ कर खड़ा है, कनाडा में नॉर्थ पोल है, और अगर कोई आदमी कनाडा में नीडल को पकड़ कर खड़ा है तो नीडल कहाँ पॉइंट करेगा, तो वो एग्जैक्टली ऐसा वर्टिकल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो ऑन अ ग्लोब, इफ आई ड्रॉ अ ग्लोब, if this is the globe and here I have a north pole, then what happens? When I hold a needle on the north pole, the needle will point vertical like this, north pole नीचे, south pole ऊपर। लेकिन ये पॉइंट पर होगा तो किसी यहाँ के किसी पॉइंट पर अगर मैं नीडल को रखूँगा तो नीडल जो है ऐसे पॉइंट करेगा। यहाँ रखता हूँ इक्वेटर पे तो एग्जैक्टली अर्थ के सरफेस को पैरेलल होगा। तो अर्थ का जो सरफेस होता है, ये हमारे अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस के साथ नीडल जो एंगल बनाता है वो हो गया एंगल ऑफ डीप। तो ये पेपर को अगर आप अर्थ का सरफेस कंसिडर करते हो तो ये पेन अर्थ के सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाता है, वो हो गया एंगल ऑफ डीप। तो हमारे पास दो एंगल्स है, एक है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो ट्रू नॉर्थ के साथ बनता है, और दूसरा है एंगल ऑफ डीप जो अर्थ के सरफेस के साथ बनता है। तो इस तरह से हमारे पास दो एंगल्स होते हैं, एक एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और दूसरा एंगल ऑफ डीप।
तो स्टूडेंट्स पूरा कंसेप्ट हम अभी ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये अर्थ के सरफेस पर मान लो कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट पर अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसे मिलता है BE, दिस BE डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास दो कंपोनेंट्स है। अब देखो एक बात, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। अभी यहाँ से नॉर्थ पोल को पॉइंट करने वाला जो डायरेक्शन है वो हमारा ट्रू नॉर्थ है। तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो ट्रू नॉर्थ के साथ जो एंगल बनाता है वो हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो अगर ये हमारा ट्रू नॉर्थ है तो उसके साथ जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया। सो दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम डिनोट करेंगे HE। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। सो द वर्टिकल कंपोनेंट we will denote as ZE. So this BE is the magnetic field, HE is the horizontal component of the magnetic field, and ZE is the vertical component of magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एक एक्सिस एंगल बनाता है, दैट वी डिनोट एज I. Then this I is called as angle of dip. In that case, students, we will give the horizontal component, I mean ZE can be written as BE sin I. Why sin? Because this is the vertical component, and the horizontal component HE can be written as BE. BE is the magnetic field of the earth, cos I, because HE is the horizontal component. Now if I divide this ZE upon HE, then we will have ZE upon HE is equal to BE sin I upon BE cos I. BE gets cancelled and you have the formula tan I is equal to ZE upon HE. This is an important formula and will help us in solving some problems. We will see the problems in the next video.